बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूँ समी इब्राहीम और हम कर रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन बोल न्यूज़ पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चाइना के दौरे पर हैं, नहायत अहम दौरा। वज़ीर-ए-आज़म का 4 रोज़ा दौरा। उन्होंने वहाँ पर जो बिज़नेस कम्युनिटी है पाकिस्तानी, उनसे भी ख़िताब किया है और वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ख़िताब किया है जिसके लिए वो गए हुए हैं। 4 दिन का ये दौरा है और बड़ा अहम ये दौरा है। इसमें जो सी पैक के हवाले से जो इस वक्त जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो कुछ हो रहा है उसकी मज़ीद तफसीलात भी सामने आ रही हैं। इसके अलावा जो एक फ़्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसकी दूसरी फ़ेज़ भी शुरू हो रही है। इस वक्त जो ख़ित्ते में सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो ताउन है वो नहायत अहम है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त मौजूद हैं बीजिंग में। और जो एक बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इनका चाइनीज़ प्रेसिडेंट का, उसकी अफादियत पर बातचीत हो रही है। वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ख़ास तौर पर जिन चीज़ों का जिक्र किया वो क्लाइमेट कंट्रोल के हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया और इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है क्लीन इंडस्ट्री से, कि वो इंडस्ट्रीज़ जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती हैं उनसे भी बचना होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो गुर्बत है उसको ख़त्म करने के लिए मज़ीद जो नए रोज़गार हैं उनके मौक़े फ़राहम करने होंगे। तो इस वक्त जो भी सूरत हाल है इसकी जो अहमियत है, मेरे साथ स्टूडियोज़ में यहाँ इस्लामाबाद में राना ताहिर साहब हैं और जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। सबसे पहले उन्हीं की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जनरल साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? सर जी आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। मेरी आवाज़ नहीं आ रही आपको? बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का जनरल साहब। जी आ रही आवाज़ बिल्कुल। इस वक्त जो ख़ित्ते में जो सूरत हाल है, इन हालात में जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो दौरा है चाइना का और जो पहली तकरीर हुई है वहाँ पर पावर्टी के हवाले से, फिर क्लाइमेट कंट्रोल के हवाले से, ये जो सारा दौरा है आप इसको किस तरह से देखते हैं कि हमें अचीव क्या होगा इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसके दोनों पहलू हैं। एक तरफ तो पॉलिटिकल अपोजिशन जो अमेरिका और इंडिया वगैरह इनकी तरफ से है और आपने देखा कि इंडिया ने बाइकआउट भी किया हुआ है, और जो पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाती है वो भी इसी वजह से कि वो इसको कामयाब नहीं होने देना चाहते। तो जब दुश्मन किसी चीज को कामयाब नहीं होने देना चाह रहा होता तो जरूर आपको यकीन रखना चाहिए कि इसमें आपके लिए बहुत सारी भलाई है। अगर आपके इसमें भलाई ना होती तो दुश्मन को कोई जरूरत नहीं थी कि वो अपने नेशनल डिफेंस कॉलेज में सीपैक पढ़ाता, वहाँ पे एक अलग डिवीजन और रॉ में कायम किया जाता जो सीपैक को काउंटर करने के लिए बनाया गया। दुनिया में मुखालफत, सिर्फ फर्क ये है कि हमें अपने मफादात, अपने जो जो ज़रूरियात हैं उनको सामने रख के तो आगे बढ़ना है। इसमें बहुत सारा एतराज़ बाहर से किया जा रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से कि यहाँ पे कार्बन बहुत ज़्यादा इमिट होगी। हम कोयले की बुनियाद पे चलने वाले पावर प्लांट लगा रहे हैं। चाइना की एक्सपर्टीज है इसमें और पूरी दुनिया में ये लगा रहे हैं प्लांट, लेकिन हमारी भी बिजली की जरूरत जो है वो अशद जरूरी है और हमें और कहीं से अगर नहीं कुछ आ रहा तो कोयले के प्लांट लगा के वक्ती तौर पे हम अपनी जरूरत पूरी करेंगे। लेकिन इसमें एमिशंस वगैरह के बारे में मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करेंगे जिसके बारे में सोचा जाएगा कि इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी तरफ ये है कि चाइना ने जो हमें रास्ता दिखाया उसमें ख़ास तौर पे सीपैक के नुक्ता निगाह से उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान में वो इंडस्ट्रीज, आपके जो स्पेशल जो हम इकोनॉमिक जोन बनाने जा रहे हैं उसमें वो इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए जो एक्सपोर्ट बेस्ड हों, जिससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़े और आपको ज़र मुबादला की कमाई हो। उसमें चाइना अपनी भी रिक्वायरमेंट बताता है कि जी आप ऐसी इंडस्ट्री लगाएं जो बहुत सारा, कोई तो चाइना खुद खरीद ले आपसे, वहाँ आप चाइना को एक्सपोर्ट करें। तो उस लिहाज से ये जो सोच है जो हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में, इसमें काफ़ी सोच विचार की ज़रूरत है। पिछले दिनों जब प्राइम मिनिस्टर गए थे तो इसके ऊपर बातचीत हुई, लेकिन लगता यह है कि अभी इंशाल्लाह इस पर कुछ ठोस चीज़ें निकलेंगी, कोई प्लान सामने आएगी
ताकि इंडस्ट्रियल जोन जो है उनको उनके ऊपर फौरी तवज्जो दी जाए। तो क्योंकि एक्सपोर्ट बेस बनाने की बात हो रही है तो लाजमी बात है कि हमारी आफियत उसी में है, क्योंकि हमारा इस वक्त बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है। अच्छा जनरल साहब, ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइनीज़ प्रेसिडेंट का, हमने सुना बहुत सारे जो हम अकाबरीन हैं वो ये कहते हैं कि इवन जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी ये कहते हैं, DGISPR ने भी कई ट्वीट्स में ये कहा कि ये जो अब तरक्की है ये मुल्कों की नहीं, ये ख़ित्तों की तरक्की होती है। तो अगर हम अपने ख़ित्ते पर नज़र डालते हैं तो हमारे साथ ईरान है, हमारे साथ अफ़गानिस्तान है, हमारे साथ इंडिया है, हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ हमारे जो हालात हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा मिसाली नहीं है। इम्प्रूवमेंट की कोशिश हो रही है, लेकिन जैसे ख़ुद अभी आपने फरमाया कि इंडिया तो अभी भी वहाँ पर बायकॉट पे है। अफ़गानिस्तान हुकूमत जो है वो हमारे साथ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती है, वैसे भी वो जो वाशिंगटन कहता है वही वो कहते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में ये जो इनिशिएटिव है उसका जो हमारे नेबर्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन तो इसमें उस तरह से हमें नहीं लगती। तो वो जो नताइज हैं मतलूबा जो हम चाहते हैं वो इन हालात में आप देखते हैं कि हमें कुछ हासिल होगा उनका? ये बिल्कुल होगा। एक्चुअली ये भारत में भी इसके ऊपर डिबेट है, जो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भारत को इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहिए था बजाय इसके कि हम अकड़ के इसमें, क्योंकि चाइना ने बड़ा वाज़ेह किया है कि इसका किसी भी मुल्क की सॉवरेनिटी से वास्ता नहीं है। ये तो एक इकनॉमिक प्रोजेक्ट है जिससे आप तमाम खित्ते के मुल्कों में माशी फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तिजारत बढ़ाना चाहते हैं। तो इसको भारत जिस नुक्ता निगाह से देख रहा है वो चाइनीज़ ने उसको डिस्पेल किया। लेकिन वो अगर जो चाइनीज़ कह रहे हैं अगर सिर्फ उतनी बात होती तो भारत लाजमन शामिल हो जाता। असल चीज़ यह है कि भारत पाकिस्तान को चूँकि इकनॉमिकली वीक करना चाहता है तो इस वजह से वो आज इसको अपोज कर रहा है और चाह रहा है कि किसी तरह ये सॉल्व हो जाए। लेकिन जिस दिन इसके समरात सामने आए आप देखेंगे भारत खुद मेहनत करता फिरेगा कि इसमें हमें शामिल करें। असल चीज़ ये है कि चूंकि आगे ज़माना सारा माशी तरक्की का है और ये जो प्लान है ये दुनिया पूरी की माशी तरक्की में एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। चाइना डेफिनेटली बहुत बड़ा बेनिफिशरी होगा इसमें, लेकिन दूसरे मुल्कों की तजारत भी बढ़ेगी और ख़ासतौर पर रीजन में। और हमें भी इसकी पूरी पोटेंशियल CPEC की तब मिलेगी अगर ये सेंट्रल एशिया की तरफ इसकी कनेक्टिविटी बन जाती है। अगर नहीं बनेगी तो ये फिर चाइना के लिए ये एक तजारत का रास्ता रह जाएगा जिससे हम पूरा फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो तो कुछ फ़ायदा देगी, लेकिन जो हमें राहदारी दे के हम पैसा कमा सकते हैं, जो हम अपना माल मुख्तलिफ इलाकों में भेज सकते हैं, वो तभी मुमकिन होगा अगर इसकी कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया की तरफ बढ़े। आपको याद होगा कि रशिया ने इसमें दिलचस्पी का इज़हार किया था। वो जो यूरेशिया बिजनेस हाईवे बना रहे हैं वो इसको इसका हिस्सा बनाना चाहते हैं, इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि खित्ते के लोगों को होश आएगी जब इसके फवायद सामने आने शुरू हुए। आज तो अकड़े हुए हैं, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा है कि 2-3 साल में जब ये चीज़ें सीधी होनी शुरू हुई और लोगों को नज़र आया कि इसमें कमाई का रास्ता मौजूद है तो ये मुल्क खुद ब खुद आपके पास आएंगे कि जी हमें शामिल करें। अच्छा जनरल साहब, बिल्कुल ये तो आपकी बात दुरुस्त है कि 2-3 साल के बाद जब पूरा जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स है अगर उनकी पार्टिसिपेशन होगी तो उसके नतायज मैनी फोल्ड बढ़ जाएंगे, आगे आ जाएंगे। लेकिन अभी भी अगर हम देखते हैं तो वेस्टर्न चाइना जो एक बहुत बड़ी मार्केट है, अगर हम अपनी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं अगर उसकी क्वालिटी को हम मेंटेन रखें और हमारे यहाँ अगर स्टोरेज बना लिए जाएँ जहाँ पे हम अपनी जो ज़राअत की प्रोडक्ट्स हैं उनको हम महफूज कर सकें और फिर एक्सपोर्ट उनकी कर सकें, तो इससे भी तो हमारी जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, हमारी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, उसमें बहुत एक पॉजिटिविटी आ सकती है। ये बिल्कुल, ये तो मैंने पहले भी कहा कि चाइना पाकिस्तान की ट्रेड तो बढ़ेगी। चाइना ख़ास तौर पे उसको एक्सेस जो अरेबियन सी की तरफ मिल रही है, तो आपने देखा कि उसको स्टेट ऑफ हॉर्मज़ की तरफ यानी गल्फ स्टेट्स में अरेबियन पेनिनसुला, अफ्रीकन कोस्ट, उसको सब जगहों तक रसाई मिल रही है लैंड रूट से। हमें चाइनीज़ मार्केट का एक हिस्सा मिल सकता है, लेकिन सही फ़ायदा इसका हमें एक्सपोर्ट के साथ साथ राहदारी का होगा अगर बहुत सारे मुल्क इसमें कनेक्ट हो जाते हैं, जो मैं समझता हूँ कि 3-4 साल की बात है, ये होगा। बाकी तो पाकिस्तान को अपने हर अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहिए, वो चाइना में मिले या किसी भी और मुल्क में
आपकी अगर ये जो एग्रेरियन प्रोडक्ट्स हैं वो अगर आपकी खपत हो सकती है, क्योंकि अभी भी हमने इसमें मॉडर्नाइजेशन नहीं की। अभी पाकिस्तान का आम बाहर जाता है, लेकिन मुझे पता है कि बाज़ जगहों पे आम का उन्होंने वायरस वगैरह का कोई देख के जापान से मसलन पिछले साल आम वापस आया है। ये चीज़ें हमें अभी देखनी होंगी कि हमारी जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं इनमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हम मीट करें, तो ये तो मिडल ईस्ट में, यूरोप में बड़ी जगहों पे जा सकती हैं। ख़ास तौर पे हमारा जो सिट्रस फ्रूट है वो भी, और मैंगो, यानी सर्दियों गर्मियों में दोनों में हम आपके फल बाग बहुत दूर जा सकते हैं। इसके साथ हमें एक और जो चीज़ सोचनी है ना, ये हमारी इकोनॉमी के नुक्ता निगाह से भी समझा बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में दुनिया जहान का फल आपके पास बेहतरीन क्वालिटी का मौजूद है, लेकिन आदमी हैरान रह जाता है कि यहाँ पे न्यूजीलैंड का सेब बिक रहा है और ये आपको साउथ अमेरिका का केला बिकता नजर आता है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब आपके पास हर चीज़ है तो आप अपने इम्पोर्ट्स को कंट्रोल करें, आपकी अपनी फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, और ये यहाँ के फल जो हैं वो बिल्कुल आपकी ज़रूरियात पूरी करेंगे। इनको बढ़ाना चाहिए, इनकी मॉडर्नाइजेशन करके इनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लाना चाहिए ताकि आप एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो ये इससे कनेक्टेड है, जो काफ़ी सारी चीज़ें करने वाली हैं। अच्छा, एक ये भी कहा जाता है कि जब इन्वेस्टमेंट फ़ौरन ज़्यादा हो जाएगी, अगर बड़ी ताकतों की इन्वेस्टमेंट जहाँ पे हो जाती है तो वहाँ पर अमन भी आता है, क्योंकि फिर वो अपनी इन्वेस्टमेंट की प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे जंगें नहीं चाहते हैं। अगर हम चाइना के साथ हमारा इतना इन्हिसार बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में तिजारत हमारी होगी, सी पैक, सब चाइनीज़ यहाँ पर अगर इकनॉमिक जोन्स भी बनते हैं, जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाते हैं, तो जो ये हमें भारत की तरफ से एक, जैसे ये हमने फरवरी में देखा है कि जारियत का ख़तरा है, तो अगर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ ज़्यादा होगी तो इसको आप दिफाई नुक्ता नज़र से किस तरह देखते हैं जनरल साहब? देखिए, दिफाई नुक्ता निगाह से तो लाजमन चाइना का इंटरेस्ट ये बढ़ेगा कि पाकिस्तान को मिलिटरीली मजबूत किया जाए ताकि वो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट का दिफा कर सके। और अगर कल को इंडिया का अपना इधर कोई माशी इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो नेचुरली वो भी शायद ये काम ना करना चाहे। लेकिन भारत में बहुत सारा कोई डिपेंड करेगा जो मेंटेलिटी वहाँ पे प्रिवेल करेगी। आपने देखा कि एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है मोदी के आने के बाद। जब से उसने हिंदुत्व का कहा तो नफरतों का एक बिल्कुल तूफान खड़ा हो गया वहाँ पे। पहले ऐसा नहीं था, एक कंपटीशन जरूर था, हमारे मसाइल थे, झगड़ा था, हम चाहते थे कि वो हल करें, उनकी तरफ से रुकावट होती थी। लेकिन अब तो बाकायदा एक ऐसा मुआनदाना रवैया है कि नफरत के अलावा और कुछ है ही नहीं। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स वहाँ जाती हैं तो उनको वो उठा कर सड़कों पे निकाल के तो आग लगा देते हैं। चीनी उन्होंने निकाल के पाकिस्तानी सड़कों पे फेंकी। ये बड़ा बहुत खतरनाक एक, मैं समझता हूँ, भारत में एक रवैया बनता जा रहा है जो कि मोदी साहब पैदा कर रहे हैं। उसको अपनी ज़ाती सक्सेस चाहिए जो उनको मिल रही है, लेकिन कता नज़र इसके हमें हमेशा अपना दिफा भारत की साइड पे मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मसाइल हैं, जो हमारे डिस्प्यूट्स हैं, वो तो रिजॉल्व हो नहीं रहे, और अगर वो कभी भी उनके ऊपर फिर कोई मसला खड़ा हो जाए तो जंग हो सकती है। लिहाजा ये तो हमें, मेरा ख्याल, हमेशा तवज्जो रखनी होगी। लेकिन हमें और मार्केट्स एक्सप्लोर करनी होंगी जो कि आप वेस्टर्न साइड पे देखते हैं, सेंट्रल एशिया में, रशिया साइड पे। ये वो मुल्क हैं जिनको हमने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लोर नहीं किया हुआ। यहाँ हमारी एक तो ये डिस्टेबलाइज रहा खित्ता, जिसकी वजह से हम यहाँ प्रोडक्ट नहीं भेज सके। और अब आप देखें कि सेंट्रल एशिया में आपके बाग मुल्कों के साथ आना जाना, खास तौर पे अज़रबैजान वगैरह के साथ आपकी मिलिट्री इक्विपमेंट वगैरह भी आप उनको दे रहे हैं, तो ट्रेड इधर बढ़ रही है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए ये बड़ा मुनासिब होगा कि अगर भारत रास्ते पे ना आए तो आप इधर दिफा अपना मजबूत रखें और वेस्टर्न साइड के ऊपर मार्केट को एक्सप्लोर करें ताकि आप इकोनॉमी को अपनी को सपोर्ट कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने बड़ी हमारे साथ में गुफ्तगू की। नजमुद्दीन शेख साहब जो साबिक सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स हैं, वो उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। बड़े सीनियर और बड़े महान सफारतकार रहे हैं वो। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन भी किया और थोड़ा आपको इंतज़ार भी करना पड़ा, मैं माज़रत खा हूँ। मैं शुरू करता हूँ आपसे। पहला जो मेरा सवाल है आपसे वो ये है कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया में और कुछ नेशनल मीडिया में भी
जो कुछ एंकर्स इसको एक इशू बना रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चाइना के दौरे पर पहुंचे हैं तो उनका जो इस्तकबाल है वो बहुत एक कोई वहाँ की जो म्यूनसिपल कमेटी है उनकी वाइस चेयरमैन ने किया। फिर मैंने देखा कि वो जब नवाज़ शरीफ साहब गए थे तो उनकी भी तस्वीर, ये क्योंकि आप सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स रहे हैं, इन चीज़ों की तमाम जो अहमियत है उन तमाम चीज़ों की अहमियत को समझते हैं आप, ये कुछ मैटर करता है आपके ख्याल में? जो ये पाकिस्तान में ये जो इशू खड़ा किया जा रहा है कि इस्तकबाल कुछ बेहतर नहीं हुआ तल्लुका, और उससे ये अखज़ करने की कोशिश की जा रही है कि शायद तल्लुकात में कोई सर्द मोहरी है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत तासुर है। याद रखिए कि 37 सरबराए मुमलिकत जा रहे हैं इस मीटिंग के लिए, और ये जो फोकस है वो बायलैटरल पे नहीं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे है, और ये नाम जो है वो बेल्ट एंड रोड फोरम है। इस पे अगर इतने लोग आते हैं तो कभी भी ये नहीं होता कि आपको प्रेसिडेंट शी जिनपिंग या प्राइम मिनिस्टर आएंगे आपको रिसीव करने के लिए, क्योंकि लोग आ रहे हैं, उन सबको रिसीव करना होता है, और सब आते हैं कोई 4 घंटे 5 घंटे के दौरान में। तो इसको तो कोई अहमियत नहीं देनी चाहिए कि किसने हमें रिसीव किया। फोकस इस पे करना चाहिए कि इस मीटिंग में हो रहा क्या है, और उस पर तवज्जो देनी चाहिए। हम माजरत से कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ ट्रिवियलिटीज पे जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उन पे फोकस रहता है, लेकिन कोई अगर तहकीक करके और बताए कि साहब हमें बेल्ट एंड रोड फोरम से क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए और क्या इमरान खान साहब भी तवक्कुआत पे बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें हैं जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। तो शेख साहब, ये जो फोरम है इसमें रज़ाक दाऊद साहब ने ये कहा है कि वो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस पर भी बात होगी और कोई 300 आइटम्स उसमें इंक्लूड कर लिए जाएंगे, जिससे कोई अगले 15 से 18 महीने में $500 मिलियन तक की वो जो हमारा वो भी बढ़ जाएगी, तिजारत भी बढ़ जाएगी। आप क्या समझते हैं बेसिकली, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड पाकिस्तान एक्सपेक्ट ऑफ दिस फोरम? क्या वो चीज़ होगी जिसे आप समझते हैं पाकिस्तान की कामयाबी होगी? देखिए, 2 अलग चीज़ें हैं। एक है बेल्ट एंड रोड फोरम, दूसरा है हमारा बायलैटरल में जो बात हुई है वो ये हुई है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है हमारी चीन के साथ उसको रिवाइज किया जाएगा, और उस डिवीजन के बिना पे रज़ाक साहब दाऊद साहब ने ये स्टेटमेंट की कि फला आइटम्स पे वो अब हमें छूट देंगे, और जो वही उसी नौइयत की छूट होगी जो कि आसियान ममालिक को मिली हुई है। कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने एक्सक्लूड की हैं, लेकिन अदरवाइज हमें उसी किस्म की फैसिलिटी मिलेगी एक्सपोर्ट के लिए जो कि आसियान ममालिक को मिली हुई है। इसकी वजह से वो कह सकते हैं कि हमारी 500 मिलियन से के करीब की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। जहाँ तक वहाँ से एक्सपोर्ट्स का सिलसिला है, आपको पता है कि हमारा बहुत बड़ा डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ। वो मुझे लगता है कि बहुत कम होगा, लेकिन चूंकि ये है कैपिटल इक्विपमेंट, ये है इक्विपमेंट जो कि हमारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में और जो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए आ रहा है। इसमें जो रिविजन होंगी वो 2 नौइयत की होंगी। एक तो जो बेल्ट एंड रोड फोरम में डिस्कशंस होंगी, उन डिस्कशंस के नतीजे में मैं समझता हूँ जो कम्युनिटी इश्यू होगा उसमें ये होगा कि साहब चीन ने बिल्कुल आमादगी का इजहार किया है कि जो भी चीज़ें होंगी उनमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, ज़्यादा वाज़ेह होगा कि इसमें से किस किस्म के फ़वायद आएंगे और किस किस्म की इवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ेगी कि जो प्रोजेक्ट किए जाएं वो वक्त पे पूरे हों और इनके से जो बेनिफिट्स हों वो रिसीविंग ममालिक में क्या होगा और जो देने वाला मुल्क है उसके लिए क्या होगा। उसके बाद आप सोचिए कि हमारे साथ बायलैटरल जो किया है उसमें क्या क्या है। अब आपके पास यहाँ अनाउंसमेंट हो गई है कि हमने रेल प्रोजेक्ट जो है ML1 जिसे कहते हैं उसको रिवाइज किया गया है, उसमें कुछ चेंजेस लाई गई हैं, पीरियड बढ़ गया है, लेकिन $2 बिलियन कम भी किए हैं, और जो डुप्लीकेशन करनी थी लाइन की वो उन इलाकों में की गई है जिसमें अहम ज़रूरत है, बजाय इसके कि सारे को करें, और इस वजह से $2 अरब उसकी कीमत कम हो गई है। कौन से रास्ते बनने हैं,
हैदराबाद जो सक्खर का मोटरवे जो है वो बनना है, उसके लिए क्या पैसे रिजर्व होंगे, कौन सी टर्म्स में होंगे। अब आप ये समझ सकते हैं कि बेल्ट एंड रोड फोरम में जो कम्युनिके इश्यू होगा उसमें ये होगा कि ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो, और ट्रांसपेरेंसी मुराद ये है कि हर प्रोजेक्ट पे पता चलेगा कि भाई ये कौन से टर्म्स पे, कंसेशनल टर्म्स पे क्या मिल रहा है और कमर्शियल टर्म्स पे क्या मिल रहा है उनकी। मुझे लगता है नजमुद्दीन शेख साहब की लाइन ड्रॉप हुई है टेलीफोन की। बड़ी इंपॉर्टेंट वो बात बता रहे थे कि अब विज़न जो है ना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का वो भी क्लियर होगा। बायलैटरल जो है उसमें भी बहुत सारी चीज़ों की वजाहत हो रही है, और फिर जो वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म साहब का जिस तरह इस्तकबाल किया गया उसको अगर अपोजिशन प्ले अप करने की कोशिश कर रही है, या चंद वो हमारे दोस्त एंकर्स जो बड़ी जिनको हमदर्दी है ख़ास तौर पर जिनका दिल बड़ा दुखा हुआ है नवाज शरीफ साहब के जेल जाने पर, या जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का अब जो मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, तो वो जो ये बयानियाँ देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी कोई इस्तकबाल शायान नहीं हुआ। नजमुद्दीन शेख साहब इंतहाई सीनियर सफारतकार वो बता रहे थे कि क्योंकि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ये फ़ोरम वही है और इसमें 38 ममालिक के सरबराहान ने आना था, तो और वो सारे 5-7 घंटों के टाइम में आते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि हर मेहमान का इस्तकबाल सदर या वज़ीर-ए-आज़म या डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म या कोई गवर्नर करें। तो इसी तरह से होता है। इसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये कोई ताल्लुकात में कोई सर्दमोहरी आ गई है। ये बिल्कुल जो चीज़ें हैं वो अपने ठीक उस कॉन्टेक्स्ट में हैं। तो नाजरीन यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, राना ताहिर साहब पूरा आधा घंटा मेरे साथ बैठे हैं, कोई उनसे बात नहीं हो सकी। वापस आते हैं तो राना साहब से भी बात करेंगे और भी कुछ लोगों से रब्ता करके तो ये जो दौरा है वज़ीर-ए-आज़म का इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। एक अहम दोस्त मुल्क का दौरा और CPEC पाकिस्तान की मईशत को तब्दील करने के लिए नहायत अहम, उसके मुस्तकबिल पर बात, सेकंड फेज़ उसकी शुरू हो रही है। लेकिन एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा चाइना के बारे में बात कर रहे हैं। माफ़ी चाहता हूँ, मेरा गला थोड़ा सा राना साहब, मैं ये आपकी तरफ आता हूँ तब तक मेरा गला भी ठीक हो जाएगा। आपने गुफ्तगू सुनी जनरल अमजद शुएब साहब की, इसके अलावा जो नजमुद्दीन साहब थे, किस नज़र से क्या देखते हैं आप? जी समीर साहब, देखें बात यह है कि बिलाशुबा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये दौरा चीन जो है नहायत अहमियत का हामिल है। जैसे नजमुद्दीन शेख साहब बता रहे थे कि इसमें 38 ममालिक के सरबराहान ममलिकत और हुकूमत शिरकत कर रहे हैं, तो इसकी साइड लाइन्स पर वज़ीर-ए-आज़म को उनसे मुलाकात का मौका भी मिलेगा। आलमी बैंक की सरबराह जो हैं वो भी वज़ीर-ए-आज़म से मिली हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, मशीर तजारत और नए मशीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख साहब भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है, चाइना ने जो गवादर के की तरक्की के गवादर इस वक्त बैनुल-अक़वामी अहमियत इख्तियार कर कह रहे हैं कि ये हब। अच्छा, मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें, डॉक्टर फ़रख सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बड़ा उनका बड़ा तजुर्बा भी है और बड़े एक्सपर्ट हैं, वो माहिर माशियात हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इस वक्त हम बात कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के दौरा चाइना के हवाले से, CPEC के हवाले से। मैं ज़रा एक सवाल जो बहुत सारे लोग आजकल कर रहे हैं, लोगों का, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि IMF की तरफ अगर पाकिस्तान जा रहा है, जो कि बज़ाहिर लग रहा है कि वो एग्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि उसकी वजह से शायद जो CPEC है उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे असर होगा, कुछ मामला स्लो हो जाएगा, क्योंकि जो IMF है ये एक पॉलिटिकल बैंक है। एक्चुअली पॉलिटिकल जो एम्बिशंस हैं वो भी वेस्ट की देखना होंगी पाकिस्तान को। मुत्तफिक है आप इससे? देखिए, जहां तक पाकिस्तान और चीन का CPEC का हवाले से ताल्लुक है, जो फेज़ 1 है वो तकरीबन मुकम्मल हो गया है, और फेज़ 1 में 75% जो था एलोकेशन वो पावर प्लांट्स के ऊपर थी, वो तकरीबन लग गए हैं। अब फेज़ 2 का
सिलसिला शुरू होने वाला है और फेज 2 में पाकिस्तान और चीन के दरमियान में एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से बहुत सारे मुआहदे हो चुके हैं, उनके ऊपर कुछ पेशरफ्त होना बाकी है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन कब शुरू होते हैं, कैसे शुरू होते हैं और उनमें पाकिस्तान का कितना हिस्सा होता है। फेज 1 के हवाले से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम ने जो मुज़ाकरात किए थे वो पाकिस्तान के पूरी तरह मुफाद में मुझे नज़र नहीं आए, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो सीपेक के तहत पाकिस्तान में ऑलरेडी लगे हैं वो बहुत महंगे लगे हैं, उनकी बिजली बहुत महंगी है। तो उस हवाले से पाकिस्तान का जो इनपुट कॉस्ट का सारा सिस्टम है, बिजली का जो रेट है वो इस खित्ते में तकरीबन सबसे महंगा हो गया है। मेरी उम्मीद ये होगी कि जो नया फेज शुरू होता है उसमें पाकिस्तानी टीम जो है वो पाकिस्तानी मुफादात का खास ख्याल रखे और वो गलतियाँ जो फेज 1 में पाकिस्तान से हो गई या पाकिस्तानी टीम के हवाले से वो ना हो पाए। देखिए, IMF के पास जब कोई भी मुल्क जाता है तो वो एक कहलाता है डेट सस्टेनेबिलिटी एनालिसिस, यानी कि वो उस मुल्क से उसके सारे कर्जाजात की तफसील लेते हैं और उसके बाद अपना एनालिसिस करते हैं कि इस मुल्क को वो कितना मजीद कर्जा दे सकते हैं और वो मुल्क कितना कर्जे को सर्व करने के काबिल है। उस हवाले से पाकिस्तान के सारे कर्जाजात जो हैं वो शफाफ होने चाहिए और मैं समझता हूँ शफाफ हैं। बहुत सारे कर्जाजात जो चाइना के प्रोजेक्ट के हवाले से हैं वो हुकूमत पाकिस्तान नेशनल असेंबली की फ्लोर पे भी शफाफ तरीके से पेश कर चुकी है। इसमें पाकिस्तान को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। हमारे सारे कर्जाजात जितने भी मुल्क के ऊपर अगले 2 या 3 सालों में जो सर्व करने हैं, जिस दौरान IMF का हिस्सा रहेगा पाकिस्तान, उसको प्रेजेंट करने में, उनको पब्लिक करने में पाकिस्तान की तरफ से कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, पावर के जो कारखाने हैं और फिर आज इमरान खान साहब ने भी जो वो फोरम है उस पर जो क्लाइमेट कंट्रोल की बात की है, ये बहुत ज़्यादा कार्बन जो है इस वक्त ये जो हमारे यहाँ जो पावर प्लांट्स लगे हैं क्लाइमेट के हवाले से बड़ी इसके रिजर्वेशंस हैं और जो स्टैंडर्ड्स दुनिया में तय किए जा रहे हैं उसके मुताबिक तो बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि आने वाले दिनों में ये इन कारखानों को सस्टेन करना उन बेंचमार्क के मुताबिक मुश्किल हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया, सही सिम्त में नुक्ता उठाया। देखिए, बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा जो पावर प्लांट्स लगे उनमें कोयले के पावर प्लांट्स का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है और वो सीपेक के अंडर लगे हैं और एक तजाद सा नज़र आता है कि साथ ही हम कहते हैं कि मौसमी तब्दीली के हवाले से हम बहुत कुछ करने चले हैं। चाइना अगर आप देखिए तो उसने जनवरी 2018 में ऐलान कर दिया था कि वो बहुत सारे अपने कोयले के कारखाने, कोयले से बिजली बनाने वाले जो कारखाने हैं उनको बंद करने का एक स्केड्यूल उसने सामने आलमी दुनिया को दे दिया था। तो जब चाइना अपने कोयले के प्लांट्स बंद कर रहा था उसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर नए कोयले के प्लांट्स लगाए जा रहे थे, तो एक यकीनी तौर पे तजाद जो है वो सामने नजर आता है। और फिर साथ ही साथ जो कोयले के प्लांट पाकिस्तान में लगे हैं उसमें हम तकरीबन 8.5 सेंट का टैरिफ पर यूनिट पे हमने चाइना को दिया है। उसमें अब देखना ये होगा कि साथ ही जब रिन्यूएबल एनर्जी है जो हवा से बनने वाली या शमसी तवानाई जो बनाई जा रही है वो 3.5-4 सेंट पे पहुंच गई है और कोयले पे अगर हम 8.5 सेंट दे रहे हैं तो ये सोचना होगा कि हमें कोयले के प्लांट से हमें कितना फायदा हो सकता है, और जबकि बाकी खित्ते के ममालिक जो हैं वो फोकस कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी पे, शमसी तवानाई पे और हवा से बनने वाली बिजली। अच्छा डॉक्टर साहब, जो कराची में 2 प्लांट्स का जो प्लान है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, हम पूरी दुनिया में हमने ये देखा है कि मसलन इवन जापान भी अब न्यूक्लियर पावर प्लांट से पीछे हट रहा है। अमेरिका में भी एक्सीडेंट्स हुए हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी को रखा जाता है सामने, बड़े उनके टफ स्टैंडर्ड्स हैं। तो कराची जैसे शहर के नज़दीक 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट और वो भी 12-13 बिलियन डॉलर से, जबकि अगर उसके अल्टरनेट हम देखें ज़राए तो वो बिजली सस्ती भी हो सकती है और सेफ़ भी हो सकती है। इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से ये भी एक एतराज़ उठता रहा है कि वो जो टेक्नोलॉजी है वो टेस्टेड नहीं है, यानी प्रैक्टिकल टेस्टेड शायद नहीं है। आप की क्या इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से या आपका एनालिसिस क्या है? समी साहब, मैं रियली मेरे एरिया ऑफ एक्सपर्टीज से ये बाहर की बात है। न्यूक्लियर पावर प्लांट
के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं दे पाऊंगा। ठीक है। अच्छा, एक ज़रा मैं इससे पहले भी हम ये बात कर रहे थे, बहुत सारे जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अभी जिस फेज़ की आपने बात की कि इकनॉमिक जोन सेटअप किए जाएंगे, लेबर कहाँ से आएगी, कॉलोनीज़ बिछाई जाएंगी, किस तरीके से, तो वो जो अपोजिशन के अब लोग इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ी एक आयरॉनिकल है ये बात कि ये जो सारे मामलात बेसिकली जो तय किए गए होंगे इन प्रिंसिपल, वो तो अपोजिशन की जमातें, मतलब नून लीग की गवर्नमेंट थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो उनकी तरफ से ये इतराज़ उठाए जाना आप समझते हैं जस्टिफाइबल है? देखिए, पाकिस्तान और चीन का जो पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, उसके नतीजे में चाइना की एक्सपोर्ट्स जो हैं पाकिस्तान में वो तकरीबन 12-13 अरब डॉलर पे पहुंच गई और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स टू चाइना बढ़ नहीं पाई। उस गलती को मैं समझता हूं, जो फेडरल जो अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दूसरा वाला हो रहा है, उसमें काफी हद तक पाकिस्तान की गुड्स को चाइना के अंदर एक्सेस दी जा रही है। पहली वाली गलतियों से पाकिस्तानी टीम ने सबक सीखे हैं और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नंबर 2 जो है ये बहुत बेहतर है पहले वाले के मुकाबले में। देखिए, एग्रीकल्चर के हवाले से पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत सारी चीजें सीख सकता है। चीन के एग्रीकल्चर सेक्टर से हम अपनी पैदावारी साहियत एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बढ़ा सकते हैं, लेकिन चीन को अपना होमवर्क करके जाना होगा और ऐसे मुज़ाकरात करने होंगे जिसमें पाकिस्तान का मुफाद जो है वो सामने रखा जाए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के हवाले से मैं समझता हूं कि ये एक शर्त बिल्कुल सामने रखनी होगी कि इसमें लेबर का मेजर कंपोनेंट जो है वो पाकिस्तानी लेबर का होना ज़रूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़रख अल्ताफ़, बड़ी आपने बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपने हमें दी है। बहुत डॉक्टर फ़रख सलीम साहब, सॉरी मैंने फ़रख अल्ताफ़ बोला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राना साहब, लास्ट कमेंट, क्योंकि टाइम हमारे पास कम रह गया। बिल्कुल, जो बहुत सारी जो बड़ी लेबर है, जैसे अभी डॉक्टर फ़रख सलीम साहब कह रहे थे कि वो हमें करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की वो लेबर हो, और जो गलतियां हमने फ़ेज़ 1 में की हैं वो फ़ेज़ 2 में नहीं दोहरानी चाहिए। जी समीर साहब, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया था कि ये जो CPEC के हवाले से बहुत सारे मामलात जो हैं वो साबिक़ हुकूमतों के दौर में तय पाए थे और उन पर अमल अब शुरू हुआ है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत संभालने के बाद चीन की क़यादत से भी रब्ता किया और इस मंसूबे को पाकिस्तान के कौमी मफाद के तकाज़ों के मुताबिक ढालने की पूरी कोशिश की। और ये बिलाशुबा, ये देखें, ये जो CPEC है समीर साहब, और गवादर की तरक्की जो है वो दुश्मनों को कांटे की तरह खटकती है। आप देखेंगे कि ये CPEC का मंसूबा कामयाबी से मुकम्मल हो गया तो गवादर दुनिया का तरक्की याफ्ता शहर होगा सबसे ज़्यादा डेफिनेटली, और जो उसका एयरपोर्ट है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, अभी भी एयरपोर्ट है वो सबसे बड़ा, बंदरगाह भी। बहुत बहुत शुक्रिया राना ताहिर साहब। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान बीजिंग में हैं, सेकंड फेज़ CPEC की उस पर बात हो रही है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी, उसमें भी बहुत सारे ऐसे आइटम्स शामिल किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें। पहला जो फेज़ था उसमें जो मुआहदा करने वाले लोग थे शायद सही तौर पर पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके, और चाइना की जो पाकिस्तान में जो उनकी जो इंपोर्ट्स हैं उनमें तो इजाफ़ा हुआ, पाकिस्तान को चाइना की एक्सपोर्ट में इजाफ़ा हुआ, लेकिन जो पाकिस्तानी एक्सपोर्ट चाइना को है उसमें इजाफ़ा नहीं हुआ। आप उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा जो आइटम्स उसमें शामिल किए जा रहे हैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी और पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।